उसने कहा कि वो जब तक जिंदा है मुसलमानों के लिए लड़ता रहेगा। उसने अपने खून से कुरान भी लिखवाया। उसने अमेरिका के दिल में ऐसी दहशत पैदा की कि आज उसकी नस्लें भी सद्दाम हुसैन के नाम से कांपने लगती हैं। सद्दाम हुसैन जो पैदा तो इराक में हुआ, लेकिन उसका रौब यूरोप की वादियों ने भी देखा। वो इराक में जन्मा एक ऐसा शेर था जिसकी दहाड़ से पूरी दुनिया थर्राती थी। सद्दाम हुसैन यानी एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की धरती को हिला कर रख दिया था। जब अमेरिका अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों की लिस्ट बनाता है तो उसमें पहला नाम सद्दाम हुसैन का होता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कभी सरकार से सिफारिश की थी कि अगर सद्दाम हुसैन को नहीं रोका गया तो ये अमेरिका के लिए काल बन जाएगा। सद्दाम हुसैन के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जिस स्कड मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था उसके जैसी मीनारें इराक की मस्जिदों में लगवा दी थीं ताकि दोबारा कोई फिलिस्तीन की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। सद्दाम हुसैन अपने दौर के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। दुनिया का कोई न्यूज़पेपर, दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं था जब उनके बारे में कोई खबर न छपती हो। वही अमेरिका जो कभी उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों के अवार्ड से नवाजता था तो कभी यूनाइटेड नेशन द्वारा उनके देश को सम्मानित किया जाता। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही अमेरिका जो सद्दाम हुसैन का ईरान इराक युद्ध में साथ दे रहा था, जो अमेरिका ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार सप्लाई कर रहा था, अचानक से सद्दाम हुसैन का दुश्मन कैसे बन गया? आखिर सद्दाम हुसैन से गलती कहां पर हुई कि वो अमेरिका की नजरों में अचानक से विलन बन गए? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से, जब सद्दाम हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर इराक की सत्ता से अब्दुर्रहमान आरिफ को उखाड़ फेंका था। अब्दुर्रहमान के बारे में कहा जाता है कि यही वो शख्स था जिसने अपने फायदे के लिए इराक के तेल और उसके एम्पायर को ब्रिटेन के हाथों गिरवी रख दिया था। जिस समय ये तख्ता पलट हुआ उस समय इराक और ईरान में एक जैसे हालात थे। दोनों देशों में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने मुसलमानों के तेल साम्राज्य पर कब्जा कर रखा था। पश्चिमी देशों की दखल अंदाजी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये देश बस नाम के मुसलमान थे। इनकी धन दौलत और संपदा का इस्तेमाल विदेशी कर रहे थे और सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी का ये आंदोलन इसी साम्राज्यवाद के खिलाफ था। इस आंदोलन ने न सिर्फ ब्रिटेन समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका बल्कि इराक को सद्दाम जैसा एक ऐसा राजनेता दिया जिसकी धमक दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देती रही। ये घटना इराक के इतिहास में 17 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। इस आंदोलन और इस क्रांति के नतीजे में ही सद्दाम हुसैन 1968 में पहली बार इराक के उपराष्ट्रपति बने थे। सद्दाम हुसैन ने उपराष्ट्रपति बनते ही क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने सत्ता हाथ में आते ही इराकी पेट्रोलियम कंपनी के राष्ट्रीयकरण के आदेश दे दिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू कर दिया और दुनिया भर से वैज्ञानिकों को बुलाकर सबसे आधुनिक हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इराक में होने वाले इस अचानक बदलाव से हर कोई हैरान था। अमेरिका ईरान में पहले ही फंसा हुआ था और अब सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट का मैदान और तंग करते जा रहे थे। सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए इसलिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थे क्योंकि वो ईरान में शाह की सत्ता के खिलाफ अयातुल्लाह खुमैनी का समर्थन कर रहे थे। इजरायली और यहूदी लेखक इफ्राइम कर्स सद्दाम हुसैन के रौब और दबदबे के बारे में लिखता है कि जब इराक में तख्ता पलट हुआ तो इराक के भावी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रज्जाक की खोपड़ी पर बंदूक लगाकर खुद उसे उस जहाज तक छोड़ने गए थे जिससे उन्हें इराक से बेदखल किया जाना था। इराक में इस सत्ता परिवर्तन के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सद्दाम हुसैन इराक फर्स्ट के नारे के साथ अपने देश की सत्ता पर पकड़ मजबूत करते जा रहे थे, लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के जुग्राफिये को तब्दील करके रख दिया। साल 1979 में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने और दूसरा ये कि ईरान की सत्ता आयतुल्लाह खुमैनी के हाथों में आ गई। ये इत्तेफाक था कि इतिहास के दो महत्वाकांक्षी लोग एक साथ अपने देश की बागडोर संभाल रहे थे। अमेरिका के लिए इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि ईरान और इराक के मुसलमानों ने एक साथ अमेरिका समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही थी और अब जंग ही वाहिद एक हथियार थी जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को बचाए रख सकती थी। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मुस्लिम देशों को जंग में झोंकने की तैयारी भी कर चुका था। उसे बस एक मौके की तलाश थी और उसे वो मौका दिया ईरान ने।
1979 में ईरान की सत्ता हासिल करने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के हौसले आसमानों में थे। ईरान एक शिया देश में तब्दील हो रहा था और तभी उन्होंने इराक के लोगों से अपील कर दी कि जिस तरह हमने सरकार को उखाड़ फेंका है, ऐसे ही इराक की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। सद्दाम के लिए ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि वो शाह की हुकूमत के खिलाफ जिनका समर्थन कर रहे थे, वही अब इराक की सत्ता को बदलने की बात कर रहे थे। यही वो हादसा था जिसके बारे में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब चल ही रहा था कि तभी 1980 में अमेरिका ने एक खबर प्रकाशित करवाई कि ईरान इराक पर हमला करने वाला है। इस झूठी खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को तैयारी के आदेश दे दिए। जंग का मैदान सजा दिया गया और आखिरकार 1980 की एक रात सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कदम जमाने का एक और मौका दे दिया। टारगेटिंग ईरान पुस्तक के लेखक डेविड लिखते हैं कि ईरान तो अमेरिका का दुश्मन था ही। अमेरिका का रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को एक खतरे के रूप में देखता था। ऐसे में उसने इस जंग में सद्दाम हुसैन का समर्थन करने का फैसला किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार मुहैया कराए और उसकी हर तरह से मदद की और कई मुस्लिम देशों को इराक के समर्थन में खड़ा कर दिया। एक तरफ सद्दाम हुसैन अपनी सत्ता बचा रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका सद्दाम का सहारा लेकर ईरान पर फिर से कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि ये जंग बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जिस जंग की शुरुआत की है वो अंतहीन है। सद्दाम हुसैन ने जब हमला किया तो वो साल 1980 था और जब ये जंग खत्म हुई तो साल था 1988। इस जंग को खत्म होने में 8 साल का समय लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी इराक ईरान को जीत नहीं पाया और सद्दाम हुसैन की फौज को खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ा। अमेरिका इस जंग में इराक ईरान की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन दोनों देशों को बर्बाद करने के तरीके ढूंढ रहा था और सद्दाम हुसैन को बर्बाद करने की पटकथा इस युद्ध के शुरुआत में ही लिख दी गई थी, जब सद्दाम हुसैन पर इस जंग में केमिकल हथियार के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए थे। 1990 तक सद्दाम हुसैन मुस्लिम दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे। उनके रौब व दबदबे के आगे अमेरिकी साम्राज्य फीका नजर आने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यू इंटरनेशनलिस्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन के दौर में इराक सबसे ज्यादा संपन्न देश था। सद्दाम हुसैन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इराक में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। उनके देश में रहने वाले हर शख्स के लिए तालीम हासिल करना जरूरी था। उनके दौर में इराक अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक के लोग सबसे बेहतरीन जीवन जी रहे थे। 1980 में यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सद्दाम हुसैन की बढ़ती लोकप्रियता और उनके रौब व दबदबे को अमेरिका अब खतरे के रूप में देख रहा था। सद्दाम हुसैन जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उससे अमेरिका क्या मुस्लिम देश भी दहशत में थे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि 1990 में सद्दाम को खबर मिली कि कुवैत उनका तेल चोरी कर रहा है। सद्दाम हुसैन इस मामले को लेकर अमेरिकी राजदूत एप्रिल गैलेस्पी के पास गए तो उसने भरोसा दिलाया कि वो इराक के साथ है और सद्दाम हुसैन ने इसी भरोसे में आकर कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत पर हमला सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जैसे ही हमला किया, अमेरिका ने 38 देशों की फौज बनाकर इराक में उतार दी। सद्दाम हुसैन अपने साथ हुए धोखे को समझ पाते उससे पहले आधा बगदाद मिट्टी में मिला दिया गया। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त अमेरिका की गद्दी पर जॉर्ज बुश बैठा हुआ था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि 38 देशों के इस गठबंधन में कुल 6,70,000 सैनिक थे, जिसमें 4,25,000 सैनिक अकेले अमेरिका के थे। अमेरिका ने इराक को कमजोर करने और सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए $61 बिलियन की धनराशि खर्च की थी। इस जंग में अमेरिका ने इराक के 1 लाख से अधिक सैनिकों की हत्याएं की थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका सद्दाम हुसैन के हौसले को डिगा नहीं पाया था। सद्दाम सीना ताने अमेरिकी अंपायर के सामने खड़े थे। अमेरिका जानता था कि अगर सद्दाम हुसैन को खत्म नहीं किया गया तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर राजनेता बन जाएगा, और एक मुसलमान दुनिया का सबसे ताकतवर राजनेता बन जाए, ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी पश्चिमी दुनिया के लिए खतरे की घंटी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन को शैतान कहा करता था। जब सद्दाम को सत्ता से हटाने और उसे शिकस्त देने के सारे तरीके नाकाम हो गए
तो अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे उसने इराक ईरान युद्ध के समय सद्दाम हुसैन के खिलाफ प्लांट किया था, यानी केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। 1998 में अमेरिका के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र ने सद्दाम पर आरोप लगाया कि उसने ईरान के खिलाफ आधुनिक जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया है। वही अमेरिका जो कल तक कहता था कि इराक के पास कोई केमिकल वेपन नहीं है, उसी ने उनके इस्तेमाल का आरोप लगाकर 2003 में इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने के इल्जाम लगाकर इराक में अपनी सेनाएं उतार दी। जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि उन्हें इराक की सत्ता और फिलिस्तीन की आजादी से रोका जा सके। अमेरिका को इराक में ना तो केमिकल हथियार मिले और ना ही कोई परमाणु बम बनाने के सबूत, लेकिन उसने मुसलमानों के गुरूर और सबसे तेजी से बढ़ने वाली मुस्लिम अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया था। अमेरिकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। इराक मिट्टी का ढेर बन चुका था। सद्दाम हुसैन अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाले जा चुके थे। अमेरिका समर्थित अदालतें कोर्ट में सद्दाम हुसैन के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। जज से लेकर गवाह तक खरीदे जा चुके थे। सद्दाम हुसैन के 2 वकीलों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज बदल दिया गया और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम दुश्मन चाहते थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी जाबाज सिपाही की तरह गोली मारकर शहीद किया जाए, लेकिन अमेरिका ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करते हुए तख्ता-ए-दार की तरफ बढ़ते चले गए। उनके दाएं हाथ में कुरान थी तो बाएं हाथ में तस्बीह व मुसल्लाह। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाह अकबर के नारे के साथ फंदे तक पहुंच गए। मजमे में दहशत का माहौल था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकराईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को। फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम के माथे पर एक भी शिकन न थी। उनकी जुबान पर कुरान की आयतें जारी थी। सद्दाम ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो आमतौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन वो पहले इंसान थे कि जिनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। सऊदी अरब और तमाम इस्लामी मुल्कों ने सद्दाम हुसैन की फांसी के खिलाफ इराकी और अमेरिकी सरकार की आलोचना की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सद्दाम हुसैन को जब फांसी के लिए ले जाया जाने लगा तो उनकी सुरक्षा में लगे लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। ये इतिहास में पहली बार था कि एक इराकी प्रेसिडेंट की मौत पर अमेरिकी सेना आंसू बहा रही थी। सद्दाम को फांसी दिए जाने पर अमेरिकी सुरक्षा कर्मी एडम रोजरसन ने रोते हुए कहा था कि हमने सद्दाम के साथ गद्दारी की है और हम हत्यारे हैं। सद्दाम हुसैन अक्सर कहा करते थे कि फिलिस्तीन अरबों का है और इसे दरिया से लेकर समंदर तक आजाद होना चाहिए। इस सरजमीन पर कब्जा करने वालों को चाहिए कि वो यहाँ से कहीं और निकल जाएं। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद फिर कोई सद्दाम पैदा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सद्दाम हुसैन अगर थोड़े दिन और जिंदा रहता तो मस्जिद अक्सा आज मुसलमानों के हाथ में होती। अपनी 1000 गलतियों से परे सद्दाम हुसैन आज भी हर मुसलमान के दिल में जिंदा हैं। वैसे सद्दाम हुसैन के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सद्दाम हुसैन की फांसी को गलत मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।